आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद दिलचस्प और कुछ हद तक विवादित स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास मशहूर लेखक और वित्तीय विशेषज्ञ रॉबर्ट कियोसाकी का एक विस्तृत इंटरव्यू है। और हमारा आज का मिशन सिर्फ फाइनेंस या पैसों के लेन देन को समझना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उस इंसानी मनोविज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं जो किसी को भयानक संकट के बीच भी एकदम शांत रखता है। इस बातचीत को शुरू करने के लिए बस एक दृश्य की कल्पना करने को कहा जाए। एक बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य। हाँ, सोचिए, एक नौजवान जो अभी वियतनाम युद्ध की भयानकता से लौटकर अपने देश वापस आया है। उसने युद्ध के मैदान में अपने सबसे करीबी दोस्तों को खोया है। मौत को एकदम करीब से देखा है। वो एक उम्मीद के साथ घर लौटता है कि कम से कम अपने देश में तो उसे शांति मिलेगी, थोड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन जब वो वापस आता है तो स्वागत के बजाय उसे सड़क पर विरोध प्रदर्शनकारियों की भयानक नफरत का सामना करना पड़ता है। मतलब उस पर सड़े हुए अंडे फेंके जाते हैं, उस पर थूका जाता है। उसे सरेआम हत्यारा कहा जाता है। ये सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दौर मानसिक और भावनात्मक रूप से कितना भारी रहा होगा। बिल्कुल, इस तरह का अनुभव किसी भी आम इंसान को अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी है, या उसे पूरी तरह से कड़वाहट से भर देने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म का ड्रामा नहीं है। नहीं, ये खुद रॉबर्ट कियोसाकी का वास्तविक अनुभव है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, जो इस पूरे डीप डाइव का केंद्र भी है, कि युद्ध के मैदान का वो खौफनाक दर्द और नफरत झेलकर जो मानसिक कठोरता जिसे हम स्टोइसिज्म कहते हैं, वो उन्होंने कैसे सीखी। हाँ, आखिर कैसे वही फौजी मानसिकता आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकट यानी 2008 के मार्केट क्रैश में करोड़ों रुपए कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ये वाकई इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू है। मतलब जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही होती है, तब एक सधा हुआ दिमाग किस तरह से काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और सीधा और तीखा सवाल है। आज जब पूरी दुनिया एक गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है, महंगाई बढ़ रही है, तब हमारी शिक्षा प्रणाली हमें पैसे के बारे में बुनियादी बातें भी क्यों नहीं सिखाती? ये तो है। हम पाइथागोरस थ्योरम रट लेते हैं, लेकिन पैसा असल में काम कैसे करता है, ये कोई स्कूल क्यों नहीं बताता? इस सवाल का जवाब हमारे स्रोत में बहुत बेबाकी से दिया गया है। कियोसाकी का नजरिया इस पर एकदम स्पष्ट है। वो क्या कहते हैं इस बारे में? कमी ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसका नतीजा ये है कि आज हमारी सरकारें, बैंक और बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं जिनके पास शानदार डिग्रियां तो हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। हाँ, लेकिन असल अर्थव्यवस्था और पैसे के मामले में वे पूरी तरह से अनपढ़ हैं। एक मिनट के लिए यहीं रुकते हैं। ये दावा बहुत बड़ा है। मतलब आमतौर पर समाज में माना जाता है कि अगर किसी के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी है तो उसे अर्थव्यवस्था की सबसे गहरी समझ होगी। यही तो कैच है। तो क्या डिग्रियों का होना सच में किसी काम का नहीं है? उनका तर्क यह है कि अकादमिक ज्ञान और व्यावहारिक कैश फ्लो का ज्ञान, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इसका असली खतरा आज के बूमर पीढ़ी पर मंडरा रहा है। वो कैसे? अगर इतिहास देखें तो 1974 से पहले लोगों के पास डिफाइंड बेनिफिट पेंशन हुआ करती थी। मतलब रिटायरमेंट के बाद एक तय रकम मिलनी ही है, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती थी। लेकिन उसके बाद नियम बदल गए। बिल्कुल, अब ज्यादातर लोग 401k और शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि सारा का सारा रिस्क अब संस्थाओं से हटकर सीधे आम इंसान के कंधों पर आ गया है। यानी अगर बाजार क्रैश होता है तो किसी इंसान की जीवन भर की बचत पल भर में शून्य हो सकती है। हाँ, और मुनाफा संस्थाओं का होता है। ये तो सच में डराने वाली बात है। सारा जोखिम आम इंसान का। वैसे इससे पहले कि हम इस चर्चा में और गहराई तक जाएं, मैं हमारे स्रोत के बारे में एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हाँ, वो डिस्क्लेमर जरूरी है। इस स्रोत में कई राजनीतिक टिप्पणियां मौजूद हैं, जैसे कि जो बाइडेन की नीतियां, डोनाल्ड ट्रंप के समय की अर्थव्यवस्था और मार्क्सवाद या कम्युनिज्म के बारे में बहुत सख्त विचार रखे गए हैं। तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये शो किसी भी राजनीतिक विचारधारा, व्यक्ति या पार्टी का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ मूल स्रोत में दी गई बातों और उनके आर्थिक दृष्टिकोण का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है। ये स्पष्टता जरूरी थी, क्योंकि जो बातें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वे सीधे तौर पर समाज की विचारधाराओं पर प्रहार करती हैं। चलिए इस कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। वो मशहूर दो पिताओं की कहानी जो उनकी पूरी फिलॉसफी का आधार है।
कियोसाकी की जीवन में बचपन से ही दो अलग-अलग दुनिया का वैचारिक टकराव चल रहा था। एक तरफ उनके असली पिता थे, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, जो हवाई राज्य में शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। और उनके पास स्टैनफोर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित जगहों से पीएचडी थी। वे लेबर यूनियन के एक मजबूत नेता भी थे, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वे जिंदगी भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ उनके एक दोस्त के पिता थे, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। वे कभी स्कूल नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वे एक बेहद सफल कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति थे। यहीं पर एक आम इंसान की सोच को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। मतलब बचपन से हर घर में यही सिखाया जाता है कि जितनी बड़ी डिग्री होगी, आपकी आर्थिक सुरक्षा उतनी पक्की होगी। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है कि बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति एक पीएचडी होल्डर से ज्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति में हो, वो भी इतने बड़े मार्जिन से? में छिपा है। स्रोत में इसका जिक्र है। एक बार कियोसाकी ने अपने रिच डैड के होटल में तब काम किया जब वहां के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। वो कर्मचारी यूनियन का हिस्सा थे शायद। हाँ, और अपनी मांगों के लिए वोट कर रहे थे। जब कियोसाकी काम खत्म करके घर लौटे तो उनके असली पिता, जो खुद एक बहुत बड़े यूनियन नेता थे, ये जानकर भड़क गए। जाहिर है एक यूनियन लीडर के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उन्होंने गुस्से में अपने ही बेटे को स्कैब कहा, मतलब हड़ताल तोड़ने वाला गद्दार। उनका मानना था कि उनके बेटे को उन कर्मचारियों के साथ हड़ताल में शामिल होना चाहिए था। ये एक पिता और पुत्र के बीच का बहुत ही भारी भावनात्मक टकराव है। और सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, ये विचारधारा का टकराव था। इस घटना ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए एक दरार डाल दी। यहाँ मार्क्सवाद, जिसमें निजी संपत्ति का विरोध होता है, और पूंजीवाद की विचारधारा का बिल्कुल सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ लेबर और यूनियन, दूसरी तरफ व्यापार और मुनाफा। बिल्कुल, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और इसी से मुझे वो दूसरा बड़ा सवाल याद आ रहा है। अगर पारंपरिक शिक्षा, इतनी बड़ी डिग्रियां और पैसे बचाने का पुराना तरीका काम नहीं करता, तो फिर क्या काम करता है? 2008 का वो भयानक दौर याद है। हाँ, जब पूरी दुनिया अपना घर खो रही थी, बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। तब ऐसा क्या हुआ कि कियोसाकी ने इतिहास की सबसे बड़ी कमाई कर डाली? इस राज तक पहुंचने के लिए हमें उन 3 मुख्य आर्थिक सिद्धांतों को डिकोड करना होगा जिन पर यह चर्चा टिकी है। चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो शायद सुनने में सबसे ज्यादा अटपटा लगे। कियोसाकी कहते हैं कि कर्ज ही पैसा है। 1 मिनट, कर्ज पैसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई इंसान बैंक से लोन लेता है तो उसे उस पर भारी ब्याज देना पड़ता है। वो उसकी जेब से पैसा निकाल रहा है। आम नजरिए से ये सही लगता है। करियर ही लोगों को कर्ज मुक्त रहने की सलाह देने पर बना है। ये दोनों बातें तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती हैं, और यहीं पर असली वित्तीय समझ काम आती है। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत के अनुसार ये सब 1971 में शुरू हुआ, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से पूरी तरह हटा दिया। मतलब उससे पहले हर डॉलर के पीछे सोने का बैकअप होता था। हाँ, लेकिन उसके बाद से पैसा सिर्फ एक सरकारी वादा बन गया, जो कर्ज के जरिए ही पैदा होता है। अगर आज दुनिया में हर कोई अपना कर्ज चुका दे और नया कर्ज लेना बंद कर दे, तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। लेकिन 2008 में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? जब पूरी दुनिया डूब रही थी, तब कर्ज लेना तो और भी बड़ी बेवकूफी लग सकती है ना? यहीं पर वो असली मैकेनिक्स काम आते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते। 2008 के क्रैश में जब शेयर बाजार और रियल एस्टेट औंधे मुंह गिरे, तो घबराहट में लोग अपनी संपत्तियां कौड़ियों के भाव बेच रहे थे। पैनिक सेलिंग हो रही थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें बिल्कुल नीचे कर दी। इसका मतलब था कि पैसा उधार लेना इतिहास में सबसे सस्ता हो गया था। ओहो, तो जब आम लोग देव रैमसी की सलाह मानकर कर्ज से भाग रहे थे और डर के मारे अपना पैसा निकाल रहे थे, तब कियोसाकी ने $300 मिलियन का भारी कर्ज लिया। $300 मिलियन, वो भी एक क्रैश के बीच में। हाँ, क्योंकि वो कर्ज बहुत सस्ते ब्याज पर था और उस पैसे से उन्होंने वो बेहतरीन रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदी जो पैनिक की वजह से बहुत सस्ती मिल रही थी। समझ गया। तो उन संपत्तियों से आने वाला किराया यानी कैश फ्लो इतना ज्यादा था कि उससे बैंक की किस्त भी चुक रही थी और मुनाफा भी आ रहा था। सही कर्ज वो है जो आपके लिए और पैसा बनाए। एकदम सही। ये नजरिया पूरी तरह से उस पारंपरिक सोच को पलट देता है जो अक्सर सुनी जाती है, और यही कर्ज वाली बात हमें उस दूसरे बड़े भ्रम की तरफ ले जाती है जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के दिमाग में बैठा है कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है ना? हाँ,
ये बात पचाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने घर का मॉर्गेज चुकाने को ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मिथक है। लोग एसेट और लायबिलिटी का किताबी मतलब समझते हैं, लेकिन कियोसाकी उस घर को लायबिलिटी मानते हैं जिसे लोग अचीवमेंट मानते हैं। तो उनके हिसाब से एसेट क्या है? संपत्ति सिर्फ वो चीज है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाले, चाहे आप काम करें या ना करें। यानी अगर कोई इंसान अपने खुद के घर में रह रहा है तो उसे हर महीने उसका मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा और मॉर्गेज देना पड़ रहा है। वो घर उसकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। बिल्कुल, इसलिए वो एसेट नहीं है। इसीलिए वे जोर देकर कहते हैं कि 401k, म्यूचुअल फंड और जिस घर में आप रहते हैं वे वित्तीय रूप से संपत्तियां नहीं हैं। असली खेल सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो का है। मतलब बैंक आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखता? नहीं, जब कोई बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक मैनेजर उसकी स्कूल की मार्कशीट या पीएचडी की डिग्री नहीं मांगता। बैंक सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखना चाहता है। ये बहुत ही क्रूअल लेकिन सच्ची बात है। बैंक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना होशियार है। चलिए तीसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं, जो आज के समय की महंगाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। नोट छापने का खतरनाक खेल। हाँ, जब सरकारें अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंधाधुंध पैसा छापते हैं। स्रोत में बताया गया है कि हाल के समय में हर 90 दिन में लगभग $1 ट्रिलियन नया छापा जा रहा है। जब बाजार में इतना सारा पैसा अचानक आता है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उन लोगों को जो सिर्फ कैश बचाकर बैठे हैं। बिल्कुल, इस प्रक्रिया में अमीर लोग जिनके पास रियल एस्टेट, सोना या बिजनेस जैसी संपत्तियां हैं, वे और अमीर हो जाते हैं क्योंकि उनकी संपत्तियों की कीमत महंगाई के साथ बढ़ जाती है। जबकि मिडिल क्लास लोग जो फिक्स सैलरी पर जी रहे हैं, वे महंगाई के इस अदृश्य टैक्स के बोझ तले दब जाते हैं। स्रोत में इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। हाँ, वो उदाहरण सीधे तौर पर दिखाता है कि सरकारी नीतियां कैसे काम करती हैं। जब नई सरकार ने आकर पर्यावरण के नाम पर उस पाइपलाइन को बंद किया तो उसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा। कियोसाकी बताते हैं कि जो तेल पहले $30 प्रति बैरल बिक रहा था, वो पाइपलाइन बंद होने के कुछ ही समय बाद $130 तक पहुंच गया। हाँ, तो नीतियां कैसे सप्लाई को कम करती हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और उसी महंगाई से एसेट रखने वाले अमीरों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इन सब भारी भरकम आर्थिक बातों को सुनकर मेरे मन में एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। अगर ये पूरा गणित इतना ही आसान है तो लोग फिर भी बेवकूफ़ी भरे निवेश क्यों करते हैं? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। इसके पीछे पूरा भावनात्मक विज्ञान काम करता है। इंसान के बर्ताव के पीछे हमेशा उसके इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। स्रोत में 4 तरह की इंटेलिजेंस की बात की गई है: मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस। और समस्या ये है कि हमारे स्कूल सिर्फ मेंटल इंटेलिजेंस यानी आईक्यू पर फोकस करते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी खामी है। ज्यादातर लोगों का अपनी भावनाओं और डर पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जब शेयर बाजार या बिटकॉइन अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं, तब चारों तरफ एक हाइप होती है। उस वक्त लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं, इसलिए वे तब भारी भरकम पैसा लगाते हैं जब कीमतें आसमान छू रही होती हैं। और जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है, वे डर कर सब कुछ घाटे में बेच देते हैं। इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली का भी बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल में बचपन से ही एक धारणा बना दी जाती है कि अगर गलती करोगे तो सजा मिलेगी, नंबर कटेंगे। यही वो जड़ है जहां से सारा डर पैदा होता है। लोग पूरी जिंदगी डरे रहते हैं, जबकि अगर किसी छोटे बच्चे को देखें तो वो बार बार गिरकर ही चलना सीखता है। अगर बच्चा गिरे और उसे डांट कर बिठा दिया जाए तो वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। स्रोत में मारिया मोंटेसोरी के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत का जिक्र है, हाथ जो करता है दिमाग उसे याद रखता है। इसका मतलब वित्तीय साक्षरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ किताब पढ़कर सीखा जा सके। यह असल जिंदगी में उतरकर गलतियां करके हासिल की जाने वाली समझ है। बिल्कुल, और यहीं से हम उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां हम शुरुआत में उठाए गए उस वियतनाम वाले सवाल और 2008 के क्रैश की कड़ियों को आपस में जोड़ सकते हैं। हाँ, वो ओपन लूप अभी भी बाकी है। उस दर्दनाक अनुभव का उनके फैसलों से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन पूरी तरह से स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस का है। वियतनाम युद्ध में अपने साथियों को खोना, हर दिन मौत के साए में जीना
और फिर देश लौटकर नफरत सहना। इस पूरे अनुभव ने उन्हें अंदर से मजबूत बना दिया। उन्होंने वो स्टोइसिज्म सीख लिया जहां बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, उनका अंदरूनी दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। अब समझ में आया। तो जब 2008 में ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ, दुनिया भर के पढ़े लिखे विशेषज्ञ टीवी पर पैनिक कर रहे थे। आम लोग डर के मारे संपत्तियां बेच रहे थे। तब कियोसाकी उसी फौजी मानसिकता के साथ बाजार में शांत खड़े थे। जब बाकी सब डर से कांप रहे थे, तब उसी भावनात्मक ताकत ने उन्हें वो हौसला दिया। उन्होंने उस डर को एक अवसर की तरह देखा और इसी शांति के दम पर उन्होंने $300 मिलियन का कर्ज लेकर इतिहास की सबसे बड़ी संपत्तियां बनाई। ये सच में एक पावरफुल रियलाइजेशन है। तो अब बात करते हैं व्यावहारिक उपयोग की। अगर कोई आज अपनी शुरुआत करना चाहे तो कदम दर कदम क्या सलाह दी गई है? स्रोत में बहुत स्पष्ट नियम बताए गए हैं। पहला नियम है, सबसे अच्छे शिक्षक की तलाश करें। जैसे आज के डिजिटल युग में YouTube और पॉडकास्ट बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। इंटरनेट पर रातों रात अमीर बनाने का दावा करने वाले फ्रॉड लोग भी बहुत हैं, जो चमचमाती गाड़ियां दिखाकर फंसाते हैं। बिल्कुल, उनसे बचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए दूसरा नियम आता है, कियोसाकी कहते हैं कि हर सिक्के के सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 पहलू होते हैं, हेड्स, टेल्स और उसका किनारा। हाँ, ज्यादातर लोग या तो पूरी तरह से एक तरफ होते हैं या दूसरी तरफ। आपको ना तो अंधा भक्त बनना है और ना ही अंधा विरोधी। आपको उस सिक्के के किनारे पर खड़ा होना सीखना होगा, ताकि दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से देखा जा सके। एकदम सही। क्या बात है। और इसी के साथ हम उस एक और राज से पर्दा उठाते हैं जिसका वादा हमने किया था। कियोसाकी ने अपनी जिंदगी की पहली संपत्ति कैसे खरीदी थी, वो भी बिना पैसों के। उन्होंने हवाई में अपना पहला छोटा सा कॉन्डो खरीदा था और इसके लिए उन्होंने 100% क्रेडिट कार्ड के कर्ज का इस्तेमाल किया था। क्रेडिट कार्ड से रियल एस्टेट, मतलब अगर कोई पारंपरिक वित्तीय सलाहकार ये सुने तो उसे शायद हार्ट अटैक आ जाए। आम इंसान के लिए ये खतरनाक है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से लाइबिलिटी खरीदता है, लेकिन उनके लिए वो कर्ज सिर्फ एक टूल था। उन्होंने गणित लगाया होगा कि कॉन्डो से आने वाला किराया क्रेडिट कार्ड की ब्याज वाली किस्त से ज्यादा होगा। हाँ, और इस तरह बिना अपने पैसे के एक ऐसा एसेट बना लिया जो पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा था। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें तो वित्तीय साक्षरता का मतलब कागजी डिग्री हासिल करना बिल्कुल नहीं है। कियोसाकी की अपनी जिंदगी के संघर्षों पर भी लागू होती है ना? हाँ, इस कहानी का अंतिम हिस्सा बहुत प्रेरणादायक है। जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखी तो कई बड़े एकेडमिक पब्लिशर्स ने उसे खारिज कर दिया था। उनका तर्क था कि इस किताब में अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हार मानकर उन्होंने अपनी किताबों के कुछ बंडल्स टेक्सास के एक कार वॉश में रख दिए। एक कार वॉश में? ये तो किसी भी लेखक के लिए बहुत निराशाजनक होगा। लेकिन वहीं से एमवे कंपनी के एक सेल्समैन की नजर उस किताब पर पड़ी। उसने उसे अपने नेटवर्क में फैला दिया और अंततः वो ओपरा विनफ्रे के शो तक पहुंची, जिसने रातों रात उन्हें ग्लोबल ब्रांड बना दिया। ये इस बात का सबूत है कि सफलता के लिए किसी पारंपरिक रास्ते या बड़ी डिग्रियों की मोहर की जरूरत नहीं होती। एक कार वॉश की धूल भरी अलमारी से लेकर ओपरा विनफ्रे के शो तक, क्या सफर है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आज इस विश्लेषण को यहीं विराम देंगे। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, अगर ये बात सच है कि आज की पूरी अर्थव्यवस्था केवल लगातार छपे हुए नए नोटों और कर्ज के गुब्बारे पर तैर रही है, और वो पुरानी सलाह के अच्छे स्कूल जाओ, सुरक्षित नौकरी करो, पैसा बचाओ, वो फेल हो चुकी है, तो जरा सोचिए, आज किसी के दिमाग में बैठी हुई वह कौन सी सबसे सुरक्षित धारणा है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, जो असल में कल उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी यानी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ साबित होने वाली है। ये वाकई अपनी वित्तीय जिंदगी पर दोबारा सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। मेकल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार हम एक और ऐसे ही दिलचस्प स्रोत को लेकर आएंगे जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया एक बार फिर से बदल दे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।